बैक टू यू माई यूट्यूब चैनल और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का हमारा 18 प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी अच्छे से हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। आज के सेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। टीचर के लिए तो बेसिकली हैं ही, बाकी और भी किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो चैनल, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, और इसके बाद लाइक और शेयर जरूर आपको करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा इस प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा, और फिर एक कमेंट भी प्यारी सी आपको ज़रूर करनी है कि क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लग रहा है। चलिए, और स्कोर आप अपना बता दीजिएगा कि कितना स्कोर आपने गेन किया है इन क्वेश्चंस में। 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आज के सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इवन दो द शर्ट इज़ रादर एक्सपेंसिव आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। मतलब शर्ट महंगी ज़रूर है लेकिन मैं अपने खुद के पैसे से इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि क्या कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात करें गाइस, यहाँ पर आपका एरर हो जाएगा सेकंड पार्ट में, यानी कि अगर हम एरर की बात करें तो सेकंड, यानी कि आई विश, यहाँ पे वॉन्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विश कोई कल्पना नहीं है भाई। कोई चीज़ हम खरीदना चाहते हैं तो वो कल्पना थोड़ी है, वो तो हमारी चाहत है, तो उसको तो हम कर ही सकते हैं। और विश हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं, बहुत ही मतलब एक तरीके से रेयर हो थोड़ा सा, उसकी हम लोग कल्पना करें तो वहाँ हम विश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। डज का मीन्स क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ वेडिंग, अ सॉन्ग ऑफ प्लेजर, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, अ सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो यहाँ पे डज की बात करें तो अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ को हम डज कहते हैं। अ लेमेंट सॉन्ग है ना, दुख वाला जो गीत होता है, शोक गीत को हम डज कहते हैं। प्रोवोक का एंटोनिम आपको पता है गाइस। प्रोवोक होता है किसी भी चीज़ को भड़काना या फिर उकसाने को हम प्रोवोक कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेटिफाई तो नहीं होगा, कृतज्ञ होता है ये, तो कन्विंस भी नहीं होगा, पैसिफाई हो जाएगा, है ना, पैसिफाई हो जाएगा। और भी इसके सिनोनिम आप बता सकते हैं? सॉरी, पैसिफाई पे लगाना था ना, हाँ, सी ऑप्शन से हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, सूद हो जाएगा। ठीक है, सूद हो जाएगा, मॉलिफाई हो जाता है, जगह नहीं है वरना बहुत सारे होते हैं इसके, मॉलिफाई होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देयर वॉज अ फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, अ फ्लाई इन मिल्क। तो अ फ्लाई इन द मिल्क होगा क्योंकि किसी भी मटेरियल के आगे लगता है, ये दा लगता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाउ स्मार्ट यू आर सी सेट, हाउ स्मार्ट यू आर सी सेट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कैसे बनेगा, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो सी एक्साइटेड तो नहीं होगा, एक्साइटेड वाली कोई बात नहीं हो रही इसमें। हाँ, एक्सक्लेम्ड होगा, एक्सक्लेम्ड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ये हमारा कैसा एक्सक्लेमेशन साइन लगाना है, एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर लेंगे हम लोग। एक्सक्लेम्ड तो तीनों में है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा गाइज। यहाँ पे देखिए सी सेट, तो सी एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, दैट हो जाएगा, राइट। इसके बाद होता है यू, यू किसके? सेकंड पर्सन यानी कि ही के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं सी वॉज स्मार्ट। ये होगा या क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल, सी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज वेरी स्मार्ट। हाउ के लिए वेरी लगाते हैं ना इसमें, तो हाउ के लिए वेरी लग जाता है, तो वेरी हमें कहाँ पे मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है। ओटावा रिमा इज अ 4 लाइन स्टेंजा, 6 लाइन, 8 लाइन या फिर 10 लाइन स्टेंजा। तो ये सबको पता है कि ओटावा रिमा जो है वो 8 लाइन स्टेंजा होता है। आपको एक वो याद कर लेना है, रोस। ठीक है, आर से मतलब हो जाएगा क्या? राइम रॉयल। ठीक है, जिसमें 7 लाइन होती हैं। ओ से हो जाएगा ओटावा रिमा यानी कि 8 लाइन होती हैं, और एस से स्पैरियन स्टेंजा यानी कि 9 लाइन होती हैं। ये इसका होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर बताइए कौन होगा? तो शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ या फिर गाल्सवर्दी। तो मिल्टन की बात करेंगे हम, है ना। मिल्टन ने लिखा था इसको, और ये इनका अनफुलफिल्ड था, मतलब ये कंप्लीट नहीं था इनका। जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन है ये इनका अनकम्प्लीट रह गया था, मिल्टन का वर्क है। ठीक है, चलिए। इन विच कंट्री द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ओथेलो की स्टोरी कहाँ पे सेट हुई थी? वेनिस में, डेनमार्क में, इंग्लैंड में या फिर स्कॉटलैंड में? तो आपको सबको पता है गाइस, जो इसकी स्टोरी है वो है वेनिस में, है ना, मूअर ऑफ वेनिस, है ना। ठीक है, ब्लैक मूअर। फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। ये कौन सी प्रोवर्ब करेक्ट होगी? क्या कहते हैं हम? डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स, ये सबको पता होगी, बहुत आसान है। डायमंड कट्स सिल्वर या फिर डायमंड कट्स डायमंड। तो यहाँ जो हमारा डी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, डायमंड कट्स डायमंड। हीरा ही हीरे को काटता है। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वोन द प्राइज।
ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं इसको जीत लेता। ये फ्यूचर में कल्पना की जा रही है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ आप बताइए कौन से पार्ट में एरर है। यदि गाइस इफ़ लगा हुआ होता है ना कहीं पे, कोई कल्पना कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो ये कल्पना है, उसमें विश आया था वो गलत था, तो इफ़ आई वर यू होना चाहिए। यहाँ पे एम यू का कोई मतलब नहीं है, यही रॉन्ग है। तो एम की जगह पे यहाँ पे वर होना चाहिए, हमारा पहले ही पार्ट में एरर है। स्मॉल नहीं गाइस, स्मेल, ठीक है, सॉरी स्मेल होगा ये, है ना, ई समझिए इसको। स्मेल आ रेट, स्मेल आ रेट का मतलब होता है किसी भी खतरे को भाप लेना, यानी कि टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि टू हैव रीजन सस्पेक्ट, खतरे को भाप लेना, कोई ऐसा क्ल्यू मिल जाना जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पे डेंजर है, ठीक है। नेक्स्ट होगा द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो एंटनी क्लियोपेट्रा, हैमलेट, किंग लियर या फिर मेजर फॉर मेजर, किसकी लाइन है ये? तो ये आपका हो जाएगा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, इसी की लाइन है ये, पहला ही पार्ट हमारा हो जाएगा, जो कि शेक्सपियर का एक बहुत ही बढ़िया ड्रामा है। इट वॉज बिटर कोल्ड, इसका सही सेंटेंस बनाना है, कैसे बनेगा ये सही? बिटर का भी यूज़ होना चाहिए, कोल्ड का भी होना चाहिए, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? इट वॉज कोल्ड बिटरली, इट वॉज ऑफुल कोल्डली, इट वॉज कोल्ड बिटर या फिर इट वॉज बिटरली कोल्ड। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए कि इट वॉज बिटरली कोल्ड। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 43 BC, ठीक है, रोमन जनरल का नाम बताना है जिसने कॉन्कर्ड कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी इंग्लैंड में 43 BC के दौरान। तो ये जूलियस सीजर है, क्लॉडियस है, एंटनी है या फिर कौन है? तो इसमें जो हो जाएगा या फिर नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी नहीं है गाइस इसका आंसर, ठीक है, ये सारे रॉन्ग है, तो नन हो जाएगा। स्पेलिंग में बताना है कौन सी होगी। प्लैटिट्यूड देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनको सबको, और प्लैटिट्यूड में देखिए आपको कौन सी स्पेलिंग सही लग रही है। मुझे तो लास्ट वाली लग रही है, डी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, प्लैटिट्यूड, ठीक है, PLATI होना चाहिए। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, नो एरर। द ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन फॉर एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट, नो एरर। क्या बताना है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ सेकेंड पार्ट में एरर है, क्योंकि जो स्कूल हो, कोई हमारा टेम्पल हो या फिर प्रिजन हो, इस पार्ट में एरर है, कहीं पे भी दी नहीं लगता है। अगर उसके उसी काम के लिए यूज़ किया गया, अगर आप प्रिजन में कुछ अदर वर्क से जा रहे हैं, किसी अन्य काम से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे दा लगा सकते हो। स्कूल में भी आप किसी अदर काम से जा रहे हैं तो आप दा लगा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही टेम्पल में भी दा नहीं लगाएंगे, टेम्पल में पूजा के लिए जा रहे हैं तो दा नहीं लगाएंगे, किसी अन्य काम के लिए जा रहे हैं तो दा लगा सकते हैं। ऐसे ही प्रिजन, अगर जेल में कोई बंद है, इम्प्रिजनमेंट उसको मिला है, तो आप दा नहीं लगाएंगे, बाकी अदर काम से अगर जा रहे हैं तो दा लगा सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। तो इसका आपको आई एम नॉट पैसिव बनाना है, ठीक है। तो आई एम नॉट अंडरस्टूड योर मीनिंग, ये तो नहीं बनेगा, बिकॉज हमारा माई मीनिंग होना चाहिए। तो माई मीनिंग यहाँ पे डू लगा हुआ है, तो इज एम आर का यूज़ पहले हो जाएगा, तो यानी कि या तो सी सही है या फिर डी सही है। अब आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा। इज योर मीनिंग होगा अंडरस्टूड, है ना। इज माई मीनिंग, क्योंकि माई मीनिंग की बात हो रही है, योर मीनिंग की बात नहीं हो रही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस बताना है कौन सा है। तो सेंटेंस तो सारे ही सेम है, बस पता क्या करना है कि प्रीपोजिशन गलत कौन से में है, कौन से में प्रीपोजिशन सही है। एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगता है? ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, इन हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस या फिर फॉर हिज सक्सेस। देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है इनमें से। तो मेरे हिसाब से तो ये हो जाना चाहिए, ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, है ना। चीज़ पे हम वो कर रहे हैं, एस्टोनिश्ड हैं, तो यहाँ पे एट हो जाएगा। एस्टोनिश्ड के साथ वैसे यूजुअली एट ही लगता है, तो यहाँ पे हमारा पहला ही सही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। अपैदी का एंटोनिम बताइए। अपैदी होता है एक तरीके से बिल्कुल वैसे हो जाना कि किसी चीज़ का फर्क ही ना पड़े, बिल्कुल एनर्जी ना हो, बिल्कुल सुस्त से लेजी से पड़े हों आप, बिल्कुल आपके अंदर चेतना ना हो, तो हम उस चीज़ को अपैदी कहते हैं। मतलब किसी ना कोई चीज़ खराब लगे, ना किसी चीज़ के प्रति आपको अच्छा लगे, तो ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं उसको अपैदी कहते हैं। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो कुपरेशन तो नहीं है, फ्रेंडशिप भी नहीं है, इंस्पिरेशन भी नहीं है, इनका सबका मीनिंग बहुत ईजी है, पता है आपको। तो एंथुजियाज्म होना चाहिए ना, एंथुजियाज्म होती है एनर्जेटिक मूड, है ना। और ये अपैदी हो जाएगी किसी भी मूड में जब इंसान नहीं रहता है। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, कौन सी ईयर में जस्टिस पब्लिश्ड हुआ था?
तो यहाँ पे जो जस्टिस का टाइम है वो है 1910 और स्ट्राइप हुआ था 1909 में। जॉसलिन की बात करें तो नॉवल था 1906 में और सिल्वर बॉक्स इनका सबसे पहले आया था प्ले, जो कि 1906 में आया था। हु इज़ द हैरोल्ड क्लेवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस? गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में हैरोल्ड क्लेवर कौन है? क्या ये गवर्नमेंट काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, जज है या फिर क्लर्क है? तो ये गाइस जो है ये पहला ही ऑप्शन सही है, ये गवर्नमेंट काउंसिल है हमारे गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले के अंदर। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड? कौन सी ईयर में इन्होंने नाइटहुड के ऑफर को कर दिया था? तो गाइस इनको ये 1917, वैसे मना 1918 में किया था, क्योंकि ये 1917 का जो उस साल नहीं मिल पाया था, ये अगले साल दिया गया था किसी कारण से। तो जैसे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही इसको किया गया था, 1918 बनता है, लेकिन ये मना जो किया गया था ये 1917 वाले को ही किया गया था। इसमें दो कन्फ्यूज़न है, दो आंसर हो सकते हैं। अब देखिए कौन सा यहाँ पे इसमें थोड़ा विरोधाभास है, ठीक है, देखते हैं इसको आगे। हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स? तो वर्ड्सवर्थ की है ये लाइन, मिल्टन की, गाल्सवर्दी की है या फिर शेक्सपियर की है? तो ये लाइन गाइज आपकी वर्ड्सवर्थ की होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की है ये लाइन, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल। और कौन से वर्क की? नहीं, वर्ड्सवर्थ की नहीं है, सॉरी, हाँ ये मैंने गलत बोल दिया। ये जो लाइन है हमारे पास में ये होनी चाहिए शेक्सपियर की, ठीक है, शेक्सपियर की लाइन है ये। और कहाँ की लाइन है? लव्स लेबर्स लॉस्ट की, ठीक है, लव्स याद रखिएगा, LABOUR, लेबर्स और लॉस्ट, ठीक है, लव्स लेबर्स लॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय? ये किसके द्वारा लिखा गया था वर्क? सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, चार्ल्स लैम्ब या फिर जॉन ड्रायटन? तो ये सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था, बहुत ही फेमस वर्क था। और कब लिखा गया था? ठीक है, चलिए खैर आज के हमारे ये क्वेश्चन थे और बढ़िया क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। एक लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करना मत भूलिएगा गाइस। बाय, टेक केयर।